अब हम आते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन पर। नेक्स्ट तरीका जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का होता है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, जो नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे फोर्सेस के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हो। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि जैसे मान लो कि ये आपका कोई बॉडी है, समझना आप, ये आपका कोई बॉडी है, ओके, और इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगा है P1, दूसरा फोर्स इधर लगा है P2, तीसरा फोर्स इधर लगा है P3, है ना, चौथा फोर्स इधर लगा है P4। ये ऐसे हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी के ऊपर इतने सारे फोर्सेस लगे हुए हों तो इन फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, क्लियर है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर इस बॉडी पर ये सारे फोर्सेस लगे हुए हों तो इन सारे फोर्सेस की वजह से जो नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट होगा वो कितना होगा और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो नेट रिजल्टेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि इन सारे फोर्सेस को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे लेकर के जाना होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे तो हमने क्या किया कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बनाया, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लिया। इसको कह दिया एक्स एक्सिस या ईस्ट, इसको कह लिया वाई एक्सिस या नॉर्थ, है ना, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस या वेस्ट, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस या इसको कह लिया साउथ। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे आप इन फोर्सेस के वैल्यूज को यहां पे प्लॉट करोगे, इनको इसको पे दिखाओगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे दिखाएंगे? विथ देयर डायरेक्शन, डायरेक्शंस के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं ये यहां पे कह रहा हूं आपसे कि जो आपकी ये वैल्यू है P1 फोर्स है, वो P1 बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, इसी के ऊपर P1 फोर्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्साइड कर गया, यानी P1 और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो अगर आप इसके ऊपर P1 दिखाओगे तो P1 यहीं पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा P1 फोर्स। क्लियर है, राइट? नेक्स्ट, अगर आपको मैं कह रहा हूं कि P2 यहां से 30 डिग्री एंगल या 40 डिग्री एंगल कुछ बना रहा है, तो आप P2 को यहां से उठाएंगे और इसके ओरिजिन पे दिखा देंगे कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। तो ये एंगल आपने दिखा दिया 30 डिग्री एंगल पे। इस तरीके से सारे फोर्सेस को आप ला करके यहां पे पुट कर दोगे। जैसे एग्जांपल में और देखते हैं, मान लीजिए इस P3 का एंगल आपको नेगेटिव वाई एक्सिस से इधर से पता हो 45 डिग्री, ये इधर से 45 डिग्री बना रहा है, तो वर्टिकल वाले एक्सिस से भी कितना बनाएगा, 45 बनाएगा। तो अगर ये मालूम है तो हम यहाँ पे P3 का वैल्यू ले जाकर के रख देंगे कि ये हमारा P3 है और इधर से ये कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री का। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप है, स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जितने सारे फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ले जाकर के कर देना है। ये पहला स्टेप है। जब आप उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पर ले जाकर के पुट कर दोगे तो उनके सारे फोर्सेस का उनके क्वाड्रेंट के, जिस क्वाड्रेंट में वो लाई करेंगे उस क्वाड्रेंट के बीच में उनकी एंगल आपको पता होगी। अब आप क्या करेंगे, उनको रिजॉल्व करेंगे, इसीलिए इसका नाम है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। यानी अब आप इसको क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। रिजॉल्व करने का मतलब आप उसको ब्रेक करेंगे दो अलग अलग कंपोनेंट्स में। कैसे ब्रेक होती है, कंपोनेंट कैसे ली जाती है, अभी थोड़ी देर में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बट पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, सारा जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या लेना है, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट कैसे लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है कि सारे फोर्स ऑफ सिस्टम को, जितने भी आपके फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस को उठा करके आप कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पर ले जाकर के पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट जब भी ब्रेक होगी तो वो 90 डिग्री के रेंज में ब्रेक होगी, यानी जिस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा उसी क्वाड्रेंट के दोनों एक्सिस पर उसके कंपोनेंट ब्रेक होकर के जाएंगे। कैसे ब्रेक होगा अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो कंपोनेंट आपको ब्रेक कर देने हैं। जब आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो हर एक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो उसके परपेंडिकुलर दोनों जो जिस क्वाड्रेंट के बीच में, जिस एक्सिस के बीच में वो लाई कर रहा है उसके दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पर वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए कि आपका ये P2 फोर्स है, तो आप इस P2 फोर्स का कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा इस वाले डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा इस वाले डायरेक्शन में। यानी एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में P2 का आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इस P2 का काम खत्म। कंपोनेंट लेने के बाद इसकी काम खत्म, ये अब नहीं रहेगा पिक्चर के अंदर।
तो हम क्या करेंगे इस तरीके से कंपोनेंट। सिमिलरली P3 का जब आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस आपको देखना होगा। तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस एक तो y बन रहा है और एक नेगेटिव x या वेस्ट डायरेक्शन का बन रहा है, तो इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा इधर की तरफ आएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। ये क्लियर है? तो इस तरीके से आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अब बात आती है कि सर जो फोर्स एक्सिस के ऊपर ही रह गया उसका क्या? तो वो उसके ऊपर ही रह जाएगा, वो तो ऑलरेडी उस एक्सिस के ऊपर कॉन्साइड कर गया, फिर उसको कंपोनेंट ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। कंपोनेंट में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमें फाइनली इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट कर देना है। ये एम जो है, मकसद जो है कंपोनेंट ब्रेक करने का वो क्या है? तो कंपोनेंट ब्रेक करने का मेन मकसद यही है कि हमें इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इनको ब्रेक कर देना है। तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक करोगे तो उसका फायदा क्या होगा कि सारे फोर्सेस जो अलग अलग एंगल पे थे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे थे, वो सारे फोर्सेस या तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे या तो वर्टिकल में आ जाएंगे। यानी फायदा ये हुआ सर कि सारे फोर्सेस का वैल्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आ गया। यानी कितने डिग्री एंगल पे आ गया? 90 डिग्री एंगल। कितने डिग्री एंगल पे आ गया? 90 डिग्री एंगल। और अगर 90 डिग्री एंगल पे सारे फोर्सेस ब्रेक हो गए तो इनका रिजल्टेंट लिखना बहुत आसान है। 90 डिग्री एंगल पे पता है ना आपको रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल वाले फोर्स का स्क्वायर और उसका ओवर रूट ले लेंगे तो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हमारा मेन मकसद यही था कि जो अलग अलग एंगल पे, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फोर्सेस थे, उन सारे फोर्सेस को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पर लेकर के जाएं और वहां पे उसके कंपोनेंट को ब्रेक करके उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जो फोर्स किसी दो क्वाड्रेंट के बीच में एग्जिस्ट कर गया, इसका तो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर दिया, लेकिन जो फोर्स ऑलरेडी किसी एक एक्सिस के ऊपर कॉन्साइड कर गया उसको ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या फिर वर्टिकल एक्सिस पर, तो उसको क्यों ब्रेक करेंगे? तो वो आपका वहीं पे है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है। इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद नेट समेशन कैलकुलेट कर लेंगे कि नेट समेशन यहाँ पर कितना आता है। और नेट समेशन कैलकुलेट करने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर करके ओवर रूट ले लेंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। जब इनको आप ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स आएंगे, तो इनका सम ले लोगे और इनके सम को रिप्रेजेंट कर लेंगे समेशन ऑफ एफ एच, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हम लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ वी, समेशन ऑफ एफ वी वर्टिकल फोर्सेस, इसको लिख लेंगे। और रिजल्टेंट जो होगा वो फाइनली क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर का ओवर रूट। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है। अब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस ये करता हूं कि कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं। सर तो कंपोनेंट के लिए देखते हैं कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने एक फोर्स ले लिया P, ये फोर्स ले लिया। लेट सपोज ये एंगल हमारा है Q, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कंपोनेंट का मतलब कुछ नहीं, ये ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से आता है, ट्रिगोनोमेट्री से। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट से यहां तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाली जो हाइट होगी, ये हाइट y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं y कंपोनेंट। इसको हम लोग कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? y कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? y कंपोनेंट। और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं x कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? x कंपोनेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की? तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। तो आप एक काम करता है, ये p तो पता है आपको कि यहां से यहां तक ये पूरी वैल्यू कितनी है, p है। ये यहां से यहां तक ये पूरी वैल्यू कितनी है, p है। ये अपने को मालूम है p है। तो इस ट्रायंगल में साइन या कॉस लगाते हैं। लेट सपोज पहले कॉस थीटा लगाते हैं। तो आप इस ट्रायंगल में कॉस थीटा जब लिखोगे तो कॉस थीटा, तो यहां पे जब आप कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना x बाई हाइपोटेनस कितना p, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? p cos थीटा। x इक्वल टू कितना? p cos थीटा। यानी x कंपोनेंट, ये जो वैल्यू आपका आया, ये कितना आ गया? p cos थीटा। x कंपोनेंट
P cos थीटा, और इसी में अगर आपने यहां ट्रायंगल में साइन थीटा लगा दिया होता, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर y बाई हाइपोटेनस p, यानी ये वैल्यू हो जाएगी y बाई p। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? p साइन थीटा। y इज इक्वल टू कितना? p साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है y कंपोनेंट, ये आ जाएगा p साइन थीटा, ये आ जाएगा p साइन थीटा। अब जरा समझते हैं, सर ये ट्रिगोनोमेट्री से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, पर इसी को अब स्टेटमेंट पे बनाते हैं। अब स्टेटमेंट क्या बनाते हैं? बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा रट्टा मारते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं कि जिधर से एंगल मालूम है, अगर ये एक्स एक्सिस से एंगल पता है, तो एंगल की तरफ इधर में इसका कंपोनेंट जब आप ब्रेक करोगे, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर जब आप ब्रेक करेंगे, जिधर से एंगल पता है, तो इसमें लगाते हैं कॉस। इसमें क्या लगाते हैं? कॉस। और इसकी अगर वर्टिकल कंपोनेंट आप लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो क्या बन जाएगा आपका? साइन। ठीक है, जिधर से एंगल पता है उधर कॉस, और जिधर एंगल नहीं पता उधर क्या ले लेते हैं? साइन। तो ये बना लेते हैं इक्वेशन कि जिधर एंगल मालूम है उधर कॉस, और जिधर एंगल नहीं पता उधर क्या बना लेंगे? साइन। एक्चुअली आपने इस ट्रायंगल में लिखा है, अगर आप इस वाले ट्रायंगल से लिखते तो इस वाले साइड में ये कितना आ जाता? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होता? 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर आप इस वाले एंगल के साथ लिखते तो कितना लिखते? अभी बताया, जिधर से एंगल पता है उधर कॉस लगाते, तो इधर 90 माइनस थीटा के साथ ये वाला कंपोनेंट लिखोगे वाई एक्सिस वाला, तो कितना लिखोगे? P cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। तो उधर वो अगेन क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा। क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि जिधर से एंगल पता है उधर कॉस, और जिधर एंगल नहीं पता उधर साइन। तो ये आपका बेसिकली कंपोनेंट का तरीका हो गया कंपोनेंट लेने का। ठीक है, तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तरीका क्या है? प्रोसीजर क्या है? पहला स्टेप, जितने भी गिवन फोर्स ऑफ सिस्टम है, सारे फोर्स ऑफ सिस्टम को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ले जाकर के प्लॉट करना। प्लॉट करने के बाद उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। कंपोनेंट्स जब आप ब्रेक करोगे तो सारा फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा एम यही है अल्टीमेटली कि हम उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर दें। जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक हो जाएंगे तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स का आप समेशन ले लोगे, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन फाइनली, और सारे वर्टिकल फोर्स का समेशन ले लेंगे। वर्टिकल फोर्स का समेशन, समेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि इसका कंपोनेंट जब आपने ब्रेक किया इस P का, तो एक कंपोनेंट x की तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर y की तरफ आएगा। लेकिन मान लो कि कोई फोर्स अगर इस वाले क्वाड्रेंट में होता तो इसका कंपोनेंट y की तरफ एक आता और एक इधर x की तरफ आता। तो हॉरिजॉन्टल में दो फोर्स हो गए ना, एक आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में हो गया और दूसरा इस डायरेक्शन में हो गया। तो इनको नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है 180 डिग्री एंगल है, जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को माइनस कर देंगे और बड़े वाले का डायरेक्शन रह जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल में नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नेट वर्टिकल फोर्स आप निकाल दोगे। क्लियर है? तरीका क्या क्या हुआ? सारे फोर्सेस को कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे लेके जाना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे लेके जाने के बाद उनको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। कंपोनेंट ब्रेक करने का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में उनको तोड़ देना है। और ब्रेक करने के बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने के बाद उनका नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नेट वैल्यू आ गया, हॉरिजॉन्टल वाले को आप लिख दो समेशन ऑफ FH, सारे फोर्स का सम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल वाले को लिख देंगे समेशन ऑफ FV, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का समेशन। और नेट रिजल्टेंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे ये मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है। पहला स्टेप क्या है आपका? रिजॉल्व ऑल द हॉरिजॉन्टली, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। सारे फोर्सेस को कैसा रिजॉल्व करना है? हॉरिजॉन्टली। सारे फोर्सेस को कैसा रिजॉल्व करना है? हॉरिजॉन्टली। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल सम। और हमें हॉरिजॉन्टल सम कैलकुलेट करना है सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का, और इसको कह देंगे क्या? समेशन ऑफ FH। इसको क्या बोल देंगे? समेशन ऑफ FH। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट अगली बार क्या करना है? सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, सारे फोर्स का रिजॉल्व करना है वर्टिकल कंपोनेंट्स, और फिर उनका समेशन लेकर के हम कैलकुलेट कर देंगे समेशन ऑफ F वर्टिकल। तो अगला वर्टिकल, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली, सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व कर देंगे।
ठीक है, एंड फाइंड द वर्टिकल सम, और हमें कौन सा सम कैलकुलेट करना है, वर्टिकल सम, और उसको क्या बोल देंगे, समेशन ऑफ एफ वी, उसको क्या बोल देंगे, समेशन ऑफ एफ वी। जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, 90 डिग्री एंगल पर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल पर ये एक्ट कर रहा है, तो फाइनली जो नेट रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करोगे वो कितना हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट। तो नेट रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर देंगे अंडर रूट एफ वी का स्क्वायर प्लस एफ एच का स्क्वायर। तो फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूला से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लोगे। रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वी स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इस तरीके से रिजल्टेंट, ये रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। तो 90 डिग्री एंगल पर अगर एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का वैल्यू यही होकर के जाएगा। क्लियर है, ओके। नाउ अब अगर बात की जाए इनकी डायरेक्शंस की, कभी कभी इनकी डायरेक्शंस पूछ ली जाती है, तो अगर इनकी डायरेक्शंस की आप बात करेंगे कि डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जरा देखना आप डायरेक्शंस के लिए। अगर आपका फोर्स ये है, इसको मैंने कह लिया समेशन ऑफ एफ एच, और इधर आपका फोर्स है ये, इसको हमने कह लिया समेशन ऑफ एफ वी। तो जो नेट रिजल्टेंट आपका आएगा वो रिजल्टेंट तो इसी बीच में पास करेगा, रिजल्टेंट तो इसी बीच में कहीं पास करेगा, यहां पे रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट का वैल्यू मान लो यहां से हमने अल्फा मान लिया, यहां से अल्फा मान लिया कि ये अल्फा है, तो यहां पे अल्फा अगर आपने एफ एच से लिखा तो टेन अल्फा, टेन अल्फा फॉर्मूला क्या बन जाएगा डायरेक्शन का, टेन अल्फा बताया था आपको। अल्फा अगर पी से मान ले तो साइन और कॉस किस में लगेगा, क्यू में लगेगा। तो अल्फा हमने माना है हॉरिजेंटल से, तो साइन और कॉस किस में लगेगा, वर्टिकल वाले में लगेगा। और 90 यहां पे एंगल, तो साइन 90 का 1 वैल्यू और कॉस 90 का 0, तो ऊपर में आप लगाओगे एफ वर्टिकल साइन 90, साइन 90 1, साइन 90 1, तो ऊपर आ जाएगा एफ वर्टिकल और डिवाइडेड बाई एफ हॉरिजेंटल प्लस एफ वर्टिकल कॉस 90, कॉस 90 0, तो वो टर्म 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एफ हॉरिजेंटल, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ एफ वर्टिकल बाई समेशन ऑफ एफ हॉरिजेंटल। एक तो वहां से आप देख सकते हैं, दूसरा आपको यहां से डायरेक्ट दिख जाएगा पिक्चर में कि ये आपका हॉरिजेंटल समेशन ऑफ फोर्स है, हॉरिजेंटल, और ये आपका वर्टिकल फोर्स है समेशन ऑफ वर्टिकल, और ये हमारी रिजल्टेंट है, ये हमारी क्या है, रिजल्टेंट आर। अगर आप यहां पे इस फोर्स को यहां पे परपेंडिकुलर, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है अल्फा, ये एंगल कैलकुलेट कर, अगर यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ वर्टिकल, और यहां से यहां तक ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, एफ हॉरिजेंटल। tan अल्फा लिखेंगे तो आप आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan अल्फा कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये वैल्यू हमें दे देगा tan अल्फा का। क्लियर है, चलिए। तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया कैसे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से ब्रेक करते हैं। इफ रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट अल्फा एंगल विथ हॉरिजेंटल, अगर रिजल्टेंट अल्फा से एंगल इंक्लाइंड है तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये tan अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ वर्टिकल बाई एफ हॉरिजेंटल, एफ वर्टिकल बाई एफ हॉरिजेंटल। डायग्राम से आप इसको दिखा सकते हो, ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, एफ हॉरिजेंटल और ये आपका हो गया समेशन ऑफ एफ वर्टिकल, ये आपकी रिजल्टेंट है आर। जब आप यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर देंगे यहां से, तो यहां से यहां तक की ये वाली जो हाइट होगी इसको आप बोल दोगे एफ वर्टिकल, और यहां से यहां तक ये जो हाइट होगी ये आप हो जाएगा एफ हॉरिजेंटल, और दिस एंगल इज अल्फा, तो tan अल्फा लिखेंगे, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। गॉट इट, तो ये आपका वैल्यू है। आइए मेथड ऑफ रिजोल्यूशंस पर एक क्वेश्चंस देखते हैं, जिस क्वेश्चंस के थ्रू आपको मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का प्रैक्टिकली कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट, फर्स्ट फोर्स 20 डिग्री इंक्लाइंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सेकेंड फोर्स आपका है 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, थर्ड फोर्स है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, एंड 35 न्यूटन इंक्लाइंड वेस्ट ऑफ साउथ 40 डिग्री, वेस्ट ऑफ साउथ 40 डिग्री। ये सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, तो हमें बताना है कि नेट रिजल्टेंट कितना होगा, नेट रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि नेट रिजल्टेंट कितना होगा,
कितना होगा फ्रॉम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से नेट रिजल्टेंट इसकी कैलकुलेट करके जानी है कितनी होगी नेट रिजल्टेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट रिजल्टेंट, इसकी बात करते हैं। ठीक है, डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लिया। ये देखो, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लिया। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में ये आपका ईस्ट है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ, दिस इज साउथ। ओके, सो फोर्सेस को ला करके हमें क्या करना है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में आपको कॉन्सेप्ट पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितने भी सारे फोर्सेस होते हैं उन सारे फोर्सेस को ला करके कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे प्लॉट करते हैं, देन आफ्टर इसका रिजल्टेंट ब्रेक करोगे आप। तो जब रिजल्टेंट ब्रेक करेंगे उसके पहले उसको ला करके यहाँ प्लॉट करना होगा, तो वहां से वैल्यू को ला करके यहाँ पे मैं पुट करता हूं। तो वैल्यू पहला हमारा फोर्स कितना है, 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इसमें, इस पिक्चर में जरा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 30 डिग्री तो इन्होंने लिखा है, लेकिन 30 डिग्री क्या ये नॉर्थ से है, 30 डिग्री नहीं, नॉर्थ से नहीं है ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कहां है, ईस्ट से है। समझ में आ रही है ये डायरेक्शन। अभी बताया था आपको रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन लिखना है, कैसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ से नहीं है, 30 डिग्री कहां से, ईस्ट से। तो ईस्ट से 30 डिग्री 20 न्यूटन का है ये, तो हमें ईस्ट से 30 डिग्री 20 न्यूटन का दिखाना है। तो ईस्ट है ये, यहां से 20 न्यूटन दिखाना है, 20 न्यूटन, तो ये दिखा दिया 20 न्यूटन, और एंगल कहां से, ईस्ट से दिखा दिया कितना, 30 डिग्री। ये पहले फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने। जब आप इसके कंपोनेंट को ब्रेक करोगे तो इधर एक आ जाएगा 20 cos 30, है ना, 20 cos 30 ईस्ट की तरफ में, और नॉर्थ की तरफ कितना आएगा, 20 sin 30, 20 sin 30, बिकॉज ईस्ट से एंगल पता है 30, तो जिधर पता है उधर cos, और जिधर नहीं पता उधर sin। या फिर ये एंगल 60 अगर आप ले लेते हो तो उधर cos 60 लिख सकते हो। अब आपको पता है कि cos 60 लिख लें या sin 30 लिखें, cos 60 और sin 30 इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम, इनकी वैल्यू सेम होती है। ओके, सो नेक्स्ट अगले फोर्सेस को पुट करते हैं यहां पे। तो अगला फोर्स हमारा कौन सा है, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ लगी हुई है 25 न्यूटन का। तो 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ हमें दिखाना है। तो यहां पे दिखा दिया 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 25 न्यूटन, ये बिल्कुल नॉर्थ की तरफ दिखा दिया, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। नेक्स्ट अगले फोर्सेस की बात करता हूं। अगला है आपका 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। याद देखिएगा कोई एंगल नहीं है और दो रेफरेंस एक्सिस गिवन है, नॉर्थ और वेस्ट। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री। नॉर्थ से भी 45 डिग्री और वेस्ट से भी 45 डिग्री। वैल्यू कितना है, 30 न्यूटन का। तो 30 न्यूटन वैल्यू का वेस्ट और नॉर्थ से 45 डिग्री एंगल पर एक फोर्स बना लिया। 30 न्यूटन फोर्स की मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, ये 45 डिग्री एंगल है दोनों साइड से, नॉर्थ से भी 45 डिग्री और वेस्ट से भी 45 डिग्री। क्लियर है, नॉर्थ और वेस्ट दोनों से 45 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज 35 न्यूटन इंक्लाइंड वेस्ट ऑफ साउथ 40 डिग्री। ठीक है, 35 न्यूटन इंक्लाइंड कहां है, वेस्ट ऑफ साउथ 40 डिग्री। वेस्ट ऑफ साउथ 40 डिग्री ये है, तो वेस्ट ऑफ साउथ 40 डिग्री हमें पुट करना है। वेस्ट ऑफ साउथ 40 डिग्री, तो जरा मुझे बताना, वेस्ट ऑफ साउथ 40 डिग्री ये लिख रखा है, और एंगल कहां से इन्होंने दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कहां से है 40 डिग्री। ये जो 40 डिग्री एंगल है ये कहां से, साउथ से है क्या, नहीं, साउथ से नहीं लेंगे। ये एंगल कहां से लेंगे, वेस्ट से लेंगे, यहां से लेंगे, क्योंकि दूर वाले से एंगल होती है। तो वेस्ट से 40 डिग्री एंगल आप कंसिडर करके चलोगे। क्लियर है, वेस्ट से 40 डिग्री, तो वेस्ट से 40 डिग्री ये एंगल हमने कंसिडर कर लिया, वेस्ट से 40 डिग्री, और ये वैल्यू कितना है, 35 न्यूटन, 35 न्यूटन। क्लियर है, ये हमने सारे फोर्सेस को इसके ऊपर प्लॉट कर दिया। अब हम इसका रिजल्टेंट ब्रेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट ब्रेक करना। इनका रिजल्टेंट ब्रेक करते हैं। इसकी रिजल्टेंट जब आप इधर की साइड ब्रेक करोगे तो इधर में रिजल्टेंट आपका बनेगा 20 cos 30, 20 cos 30, ये एक रिजल्टेंट आएगा 20 cos 30। इसके रिजल्टेंट को जब आप इधर ब्रेक करेंगे इस वाले साइड में, तो इस वाले साइड में रिजल्टेंट आपका एक ब्रेक होकर के आएगा, इधर की तरफ रिजल्टेंट ब्रेक होकर के आएगा। रिजल्टेंट
ठीक है, रिजल्टेंट कितना ब्रेक होकर के आएगा इस वाले साइड में 20 sin 30, 20 sin 30। तो अब देखना 20 का काम खत्म, 20 का काम खत्म, इस 20 को हमने दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्लियर है, 20 का काम खत्म, इसको हमने दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट 25 न्यूटन को ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट है क्या? क्या इसको ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, इसको ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट? बिकॉज ये जो 25 न्यूटन का फोर्स है वो एग्जैक्टली नॉर्थ एक्सिस के ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में एग्जैक्टली है, सो उसको ब्रेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट 30 न्यूटन को फिर हमें ब्रेक करना है। 30 न्यूटन वेस्ट साइड में और किधर? नॉर्थ साइड में ब्रेक करना होगा। तो 30 को जब इधर ब्रेक करोगे आप इस वाले नॉर्थ साइड में, तो ये कितना आ जाएगा 30 cos 45 या sin 45, आप कुछ भी लिख लें, cos 45 या sin 45, इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में ही। और एक आ जाएगा इस वाले डायरेक्शन में कितना 30 cos 45, cos और sin दोनों में ही वैल्यू बराबर होता है, तो इधर भी cos 45 लिख सकते हो, उधर भी cos 45, या उधर आप cos 45 लिख रहे हो तो इधर sin 45, sin cos का वैल्यू तो बराबर ही होना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 35 न्यूटन को जब आप ब्रेक करोगे तो इसकी दो कंपोनेंट्स ब्रेक होगी, एक आएगी इस वाले डायरेक्शन में और दूसरी आएगी इसी डायरेक्शन में। जो इस वेस्ट डायरेक्शन में आएगी वो वैल्यू कितनी 35 40, यानी यहां पे आ जाएगा 35 और cos 40, cos 40, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है cos, और इधर आप लिखोगे तो कितना 35 sin 40, 35 sin 40। क्लियर है, तो हमने क्या कर दिए, सबके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, सारे फोर्सेस का कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। ये इधर वाला कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है, हमने सारे के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए। अब इन सारे कंपोनेंट्स को ब्रेक करने के बाद सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का सम ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन का सम कैलकुलेट करोगे इन सारे फोर्सेस का, तो किसी एक पॉइंट पर यहां पे हम इधर की तरफ देखेंगे कि इधर की तरफ कितना फोर्सेस आया। तो इधर की तरफ फोर्सेस देखते हैं, ये फोर्सेस कितना है 20 cos 30, एक ही फोर्स है, और कोई कंपोनेंट है क्या ईस्ट की तरफ? नहीं, कोई नहीं, एक ही है। तो इसकी तरफ एक ही वैल्यू लिख रहे हैं 20 cos 30, 20 cos 30। नेक्स्ट इधर वेस्ट डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है? तो एक है 30 cos 45 का और दूसरा 35 cos 40 का, दो दो फोर्स है इसके अंदर, एक 30 cos 45, दूसरा 35 cos 45। तो इस डायरेक्शन में आपके दो दो फोर्स है, यानी यहां पे आपके दो दो फोर्स है, एक 30 cos 45 था, 30 cos 45, और दूसरा 35 cos 40, ये दो फोर्स थे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों फोर्स का सम और इसको माइनस कर लेंगे, या इसमें से उन दोनों को माइनस कर लेंगे, जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा उसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। डायरेक्शन किसका दिखा देंगे? बड़े वाले का। अब आप इधर देख रहे हो कि इधर दो दो वैल्यू है, तो डेफिनेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस वाले से ज्यादा ही आने का चांसेस है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि लेट्स सपोज ये बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो नेट वैल्यू आपका इस डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में, और नेट वैल्यू कितनी आएगी? तो समेशन ऑफ एफ एच, ये जो आप लिखोगे इस डायरेक्शन में, तो समेशन ऑफ एफ एच वैल्यू आ जाएगी 30 cos 45 प्लस 35 cos 40, और माइनस कर लिया इसमें से 20 cos 30। ये आपके आ गए एफ एच का वैल्यू, समेशन ऑफ एफ एच का वैल्यू, यानी सारी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट कर लिया और इस डायरेक्शन में आया है, ये वैल्यू आपने निकाल दिया समेशन ऑफ एफ एच का। सिमिलरली इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन का कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप वर्टिकल डायरेक्शन का कैलकुलेट करोगे उसमें हमें इसके वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखने होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखने होंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं इसकी बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कितने हैं? तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक यहां पे है 20 sin 30 और फिर है यहां पे 30 cos 45। 20 sin 30 इधर से गया था, ये वाला गया था 20 sin 30, और इधर से आया था 30 cos 45, 30 cos 45 इधर से। तो दो फोर्सेस इधर है और एक नीचे है 35 वाला, ये कंपोनेंट ब्रेक होकर आया था 35 sin 40 का, है ना, 35 sin 40 का।
तो ऊपर में दो 20 sin 30 और 30 cos 45, तो ऊपर में यहां 2 लिख लिया 20 sin 30 और 30 cos 45 और नीचे में 1 लिख लिया 35 sin 40। अब नेट रिजल्टेंट जो आप कैलकुलेट करोगे ये क्या करोगे, इन दोनों का सम और उसमें से ये माइनस कर लेंगे। तो मैं इसको बड़ा अगर मान लेता हूं कि ये वैल्यू बड़ा है तो नेट वर्टिकल सम जो आपका आएगा, नेट समेशन ऑफ वर्टिकल, उसमें क्या इक्वेशन बनेगा 20 sin 30 प्लस 30 cos 45, ठीक है, माइनस 35 sin 40, ये आपका आ जाएगा समेशन ऑफ वर्टिकल, ये आ जाएगा समेशन ऑफ वर्टिकल। तो हमने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल भी कैलकुलेट कर लिया, समेशन ऑफ वर्टिकल भी कैलकुलेट कर लिया, ये सारे कैलकुलेट कर लिए। अब इनका नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे आप। नेट रिजल्टेंट जो आपका कैलकुलेशन होगा, नेट रिजल्टेंट, वो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वी का स्क्वायर, ये आ जाएगा नेट, ठीक है। नेट यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नेट रिजल्टेंट जो आपका बनेगा वो एक फोर्स इधर आया है समेशन ऑफ एफ एच और दूसरा इधर आया है समेशन ऑफ एफ वी। तो नेट रिजल्टेंट जो आपका आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है, रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल मतलब डायरेक्शन इसकी बतानी है, तो देखो डायरेक्शन ऑलवेज हमेशा आप एक्स एक्सिस से बताते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो आपको ऑलवेज ये वाली एंगल बतानी होती है। ये डायरेक्शन के लिए एंगल हम ये बताएंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, इसे हमें कैलकुलेट करना होता है। बिकॉज कभी भी क्वेश्चन में जब आप आंसर फाइनली बताते हैं तो उसमें एंगल कहां से आप बताते हो, एंगल आप बताते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। बट इन दिस केस आपको यहां पे एंगल जो आप अल्फा लेकर के कैलकुलेट करोगे, अगर आपने मान लीजिए अल्फा लेकर के वैल्यू को कैलकुलेट किया तो ये वाला एंगल आपके पास अल्फा है, ये एंगल क्या आपके पास अल्फा। तो आप अगर अल्फा यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो tan अल्फा जो आप यहां से लिखोगे, ये tan अल्फा कितना हो जाएगा, इस वर्टिकल को आप ला करके यहां पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ वर्टिकल बाई समेशन ऑफ एफ हॉरिजॉन्टल। कैसे आया, इस वर्टिकल को यहां से उठाया, यहां पे पेस्ट कर दिया, ये तो ये हो गया वर्टिकल समेशन ऑफ एफ वर्टिकल और ये है समेशन ऑफ एफ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, तो ये हमारे पास अल्फा आ गया। जैसे ही आप यहां से अल्फा कैलकुलेट कर देंगे तो अल्फा यहां पे आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एंगल जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है, वो रिक्वायर्ड एंगल आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो 180 से आपने अल्फा माइनस कर दिया, 180 से आप अल्फा माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी 180 से अल्फा माइनस करके। या फिर दूसरा ये तरीका, आप अल्फा कैलकुलेट कर लें तो ये वाली एंगल आ जाएगी और 90 से इसको माइनस कर लिया और फिर इसमें 90 ऐड कर दिया, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिकली ध्यान रखते हैं हम ज्यादातर कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारा होता है सेमेस्टर में, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हमारे आते हैं उस सेमेस्टर के क्वेश्चंस में जब हम आंसर हम कंक्लूड कर रहे होते हैं तो उसमें एंगल के मेजरमेंट कहां से हम दे करके जाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी आप ऑलवेज पूरे मैथमेटिक्स में, पूरी फिजिक्स में जो एंगल की मेजरमेंट लेते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप लेते हो। क्लियर है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे।